ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3, जो कि बायो सेवर्ट लॉ से रिलेटेड है। कल हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ के पॉइंट्स नोट किए थे, उसी में आप जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट करें। बायो सेवर्ट लॉ में जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ध्यान दें कि साइन थीटा आता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसमें थीटा जो है ये कोई अगर करंट कैरिंग वायर है और ये हमें आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आई डी एल यानी करंट एलिमेंट एंड आर है, ये आर वेक्टर है, ये आई डी एल। ठीक, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 ले लें, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। थीटा 0 कहाँ पर होगा? सामने फ्रंट पर, ठीक है ना, 180 इस तरफ। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, ये आगे भी आप एप्लीकेशन देखेंगे, ये करंट कैरिंग वायर है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए ए या सी पर, इन दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसको आप न्यूमेरिकल में और हर जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लें कि थीटा 0 और 180, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। थीटा इज इक्वल टू, ये नोट कर लीजिए, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0। ये वाला जरूर डायग्राम बना लें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ सी पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 और ए पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है ना, दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये जो कूलम्स लॉ, ये जो आपका बायो सेवर्ट लॉ है, ये कूलम्स लॉ के एनालॉगस माना जाता है। जैसे कूलम्स लॉ जो है वो क्या है, पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं ना, ठीक, वो भी 1/r² है, यहाँ भी 1/r² है, ठीक है ना। तो उसमें हाँ सिमेट्री है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ दोनों हैं आपके सभी बुक्स में। इसके बाद कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ की सिमिलरिटीज़ और वो दे रखी होंगी, डिफरेंस और सिमिलरिटीज़। तो अभिजीत जरा बताओ, कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ में सिमिलरिटीज़ क्या है? ये बायो सेवर्ट लॉ है, आप देख के ही बता देंगे। कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स F इक्वल्स 1 बोलें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। सिमिलरिटीज़ बोलें, वैसे बुक्स में आप रीडिंग कर लें सब लोग, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, 1/r² पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और दोनों मैग्नीट्यूड देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है? एक तो कांस्टेंट का डिफरेंस है, यहाँ कांस्टेंट कितना था? 9 × 10⁻⁹, यहाँ 10⁻⁻⁷। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है थीटा पर, यहाँ पर थीटा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोर्ड के लिए अपना तैयार रखना कि सिमिलरिटीज। बाकी कूलम्स लॉ जो है, सॉरी ये जो बायो सेवर्ट लॉ है आपका, ये केवल स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है, अदर के लिए आपको कैलकुलस से इंटीग्रेशन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना। अब आप हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सिमिलरिटी देख लेना कूलम्स लॉ की और उनकी, ऐसे बना के लिख देना आ जाए तो, ठीक है ना। देखिए ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, P पॉइंट, मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन वही राइट हैंड पाम रूल थंब रूल, उससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो डेरिवेशन है, ये स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, यानी फाइनाइट डिस्टेंस है इसकी, फाइनाइट लेंथ, ठीक है ना।
इसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, अभिजीत ध्यान दें, इसमें इसका डेरिवेशन फिलहाल नहीं है सिलेबस में, हटा दिया है मैंने, बुक्स में दिया है लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। कंडीशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हैं अभी दिए हुए हैं इसके बेस पर, तो हमें इसके फार्मूले को जो रिजल्ट है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखें, इस पॉइंट P से हमें परपेंडिकुलर डालें, हमें R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन आए उसमें क्या करें, इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को यहाँ मिला दें, ठीक। एंगल, ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पर। डिस्टेंस आप स्मॉल r लें चाहे कैपिटल R लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान, लिखें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, करंट I इस वायर में, ठीक है ना, I अपान R इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला लर्न करना है आपको, नहीं ये रिजल्ट है, नहीं समझे। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर, ये उसका रिजल्ट है, डेरिवेशन का रिजल्ट है। ये हमने डेरिवेशन नहीं कराया, उसकी ज़रूरत नहीं है, बोर्ड में सिलेबस में नहीं है और कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं आया करते हैं, ठीक है ना, उनका यूज आता है, ठीक। तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट आप करना चाहें बुक से चेक करा देंगे, वैसे आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। ये क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड देगा। ध्यान रखना कई बुक्स में इन्होंने, जैसे ये φ1 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस φ1। अगर 90 माइनस φ1 डाल देंगे तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा। किसी किसी बुक में फार्मूला कॉस में दिया है, उसमें एंगल, हाँ उसमें एंगल ये ले रखे हैं, उसमें एंगल ये ले रखे हैं। आप जब भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उससे परपेंडिकुलर डालें, इनिशियल पॉइंट फाइनल को मिलाएं, φ1 लें φ2 लें और इससे कैलकुलेट करें। बिल्कुल होंगे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर φ1 φ2 हमें नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हाँ अभी यूज बताएंगे। आपने बना लिया इसको, आप नीचे लिखें पॉइंट्स, इसके लिखें फर्स्ट पॉइंट लिखिए व्हेन कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, इसका यूज कैसे करेंगे अभी आएगा समझ में धीरे धीरे। लिखिए इफ व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखिए जरा अभिजीत बताना, ये वायर है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ x से y, अगर हम y पॉइंट को एक्सटेंड करते जाएं तो φ2 इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज होगा। इसको ऐसा करो इनफाइनाइट कर दो तो φ2 कितना हो जाएगा, तुम बताओ। 90 हो जाएगा। ये एंगल ऐसे इंक्रीज होते 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 सीधे पैरेलल 90 हो जाएगा, समझ गए ना। इसी तरह से इसको ले जाएं, एक्सटेंड करें इनफाइनाइट की तरफ, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है उसमें φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, साइन 91। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा बोलो, म्यू नॉट अपान 4 पाई, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2I/R। हम इन जनरल ये 2 से कैंसिल ना करें तो ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 हमको लर्न है, हम डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। आगे बात समझ में। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले का डेरिवेशन एक और लॉ है आगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ, उससे किया जाता है, वो है वो सिलेबस में है। इसलिए इनफाइनाइट वायर वाले सभी फार्मूले जो हैं, जो न्यूमेरिकल जहाँ पर यूज हो रहे हैं वो सब बोर्ड में आते हैं, समझ गए ना।
ये लगेगा आपको फाइनाइट लेंथ के लिए, क्योंकि इसमें आपको फाई 1 फाई 2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, तो इसको हम डायग्राम को हटा रहे हैं, ठीक है, और ये भी नोट कर लिया है आपने। सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट करें, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ, व्हेन कंडक्टर is of infinite length but point P lies near the end of wire, near the end of wire। इसका मतलब यहाँ समझने की कोशिश करें कि वायर तो है इनफाइनाइट, अगर वायर एक साइड ही इनफाइनाइट है तो समझ लो इनफाइनाइट हो गया वायर, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो ऐसे आया, इधर से गया, इधर इनफाइनाइट चला गया, ओके, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर P पर, कि न्यूमेरिकल इसी से लगेंगे, ध्यान रखना ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, एंड। ये देखो ये वायर है, ये इसका एंड है, हमने ये तुम्हें समझाने के लिए बना दिया है, हम इस वायर को हटा भी सकते हैं, इससे कुछ मतलब नहीं, इधर नहीं है इनफाइनाइट, अगर इधर भी इनफाइनाइट है तब भी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। पॉइंट P हमारा यहाँ से इस पॉइंट पर है, ठीक। जरा बताओ डायग्राम को देखकर, फाई 1 फाई 2 कितने हैं? फाई 2 ऊपर वाला एंगल था वो तो 90 है, आपके समझ में आ रहा है? फाई 2 90 होगा, देखो एंगल कहाँ से होता है, इसको मिलाया जाए, ये तो इनफाइनाइट पर है तो सीधे क्या होगा, हम यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये तो R का काम करेगा, ठीक है ना, और ये लेंथ इनफाइनाइट चली गई, ओके। तो फाई 1 कितना है बोलो? 0, और फाई 2 कितना है? 90। हमने फाई 2 ऊपर वाला लिया था, बात समझ गए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा बोलो? μ0/4 पाई I/R, समझ गए होंगे बात, ठीक है ना। इसी में एक बात आपको बता दें, हाँ ये है ना, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई 1 0 डालो, साइन 0 0, फाई 2 को 90 डालें, साइन 90 1, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करो, I/R आ रहा है, आगे बात समझ में, ठीक। एक बात और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में यूज होगा, मान लो ये वायर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इसके ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्यों? ये हाँ ये सामने है इसलिए, सामने, हाँ 0 डिग्री, जो पहले पॉइंट आपने लिखा था। अगर वायर के, जैसे देखो ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 होगी और इस पॉइंट पर भी 0 होगी, इसके पूरे लाइन में 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी, समझ गए ना। और डायरेक्शन आपको मालूम है, हम लोगों ने यहाँ डायरेक्शन किधर होगा जरा बताना, P पॉइंट पर, इसके ड्यू टू ये करंट है I, इसके ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड, ऐसा थंब के डायरेक्शन में करंट, समझ गए होंगे ना। और फिंगर को आप स्ट्रेट करें जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखिए पॉइंट इज along the length of wire, point is along the length of wire। इसका मतलब वही है कि थीटा 0 या 180, ये देखिए ये वायर है, करंट कैरिंग, और इसी के along है, यानी कि पॉइंट P यहाँ है या पॉइंट P इधर हो, दोनों की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, उसको देखेंगे। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लेंथ फाइनाइट बट पॉइंट P लाइज, लेंथ ऑफ वायर लिख दो, लेंथ ऑफ वायर इज फाइनाइट बट पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेंथ of wire finite but point P lies on its perpendicular bisector। जरा देखें, ये वायर की लेंथ तो फाइनाइट है, लेकिन जो पॉइंट P है वो यहाँ पर है बाइसेक्टर पर,
ये मिला दीजिए। जरूरी नहीं है, ऐसे बोल दिया 45। ये टोटल लेंथ यहाँ पर 12 ले रहे हो, ये अब दोनों एंगल इक्वल होंगे ये तो सही है, लेकिन 45 की गारंटी नहीं है। समझ गए होंगे बात। तो बस इतना सा है, इसमें साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 इक्वल हैं दोनों, ठीक है। और मान लो ये लेंथ आपने आर ली तो ये एल हो गई ना। तो कितना होगा साइन 5 बोलो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, एल अपान हाइपोटेनस रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, निकल आएगा। करंट मालूम है, आर आपको मालूम है, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन पर्पस से बताया। अभिजीत इसमें तुम बता सकते हो कि जो इनफाइनाइट या इसी में φ1 φ2 अगर हम कांस्टेंट ले लें या इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें बी वर्सेस आर ग्राफ क्या बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए बता दो, इनफाइनाइट लेंथ के लिए बी कितना था? म्यू0 अपान 4 पाई 2i ओवर आर। अब बताओ बी वर्सेस आर क्या बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना बी वर्सेस आर। लिख लिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। अब ये थ्योरी ध्यान दिए रहे ना, जो ये लिख रहे हैं, क्योंकि लर्न करनी है ना। फार्मूला लर्न रखना है, म्यू0 अपान 4 पाई आई ओवर आर इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 को ध्यान रखना। नोट कर लिया, जल्दी करो। नोट कर लिया ना। देखो इसमें ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखना पॉइंट को। देखिए हम जब इसका डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं किया आपने, ठीक, जब हम डेरिवेशन करते हैं और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो आर तो ये लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दें अब ये एंगल, और ये जब एंगल हम लेते हैं, एक एंगल अल्फा 1 था, दूसरा एंगल अल्फा 2 था, ठीक। हम डेरिवेशन, ये पुराने वाले, ये करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। इसके पहले डायग्राम आपने बनाया था, ये एंगल अल्फा 1 है और ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक बना चुके हैं आप डायग्राम ये, ठीक है। मेरी बात समझें, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पर ओरिजिनल फार्मूले में, तो परपेंडिकुलर के ये नीचे होने की वजह से डाउनवर्ड है ना, तो इंटीग्रेशन की जब लिमिट लगाते हैं, अभिजीत ध्यान दें, इंटीग्रेशन की जब हम लिमिट लगाते हैं तो -φ12 प्लस φ2 लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी रिफरेंस लाइन है और इसके डाउनवर्ड एंगल लेंगे, मोबाइल बंद रखें, ये -φ1 और इधर एंगल लेंगे क्या होगा, +φ2 होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लो ये हमारा पॉइंट P ये वायर है और यहाँ पर हो, तो हम इसको पहले तो एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आर होगा। समझ गए क्वेश्चन में। इसके बाद एंगल पर ध्यान दो, हम स्टार्टिंग पॉइंट को लेते हैं और फाइनल पॉइंट को लेते हैं ना। ये एंगल हमारा अल्फा 1 और ये एंगल अल्फा 2। अब ध्यान दो, ये दोनों एंगल एक ही साइड को, इसमें एक एंगल रेफरेंस लाइन के डाउन और अप नहीं है, इसमें दोनों एंगल अपवर्ड है। समझ गए ना। इसलिए जब हम ऐसे क्वेश्चन में फार्मूले का यूज करेंगे तो उसमें बीच में माइनस आ जाएगा। म्यू0 अपान 4 पाई आई ओवर आर साइन φ2
माइनस साइन फाइव वन। आप समझ गए होंगे, बात ध्यान रखने की है। वैसे तो प्लस होता है जनरल में यूज, लेकिन अगर वायर आउटसाइड है पॉइंट तो फिर फार्मूले में माइनस आ जाएगा। ये ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा पुराना वाला डायग्राम था, हमने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि उसमें फाइव वन और पॉइंट पी आउटसाइड द लिख दो वायर, उसके रीजन में नहीं है, वायर वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पॉइंट उस पर नहीं है। आप जीत क्या कर रहे हो? अरे उसको रखो ना, मालूम है थ्योरी एक तो लिख नहीं पा रहे हो और उसके बाद तैयार भी नहीं होगी। उसको ठीक से ध्यान दो, पॉइंट्स पर जो हैं। हाँ, नोट कर लिया ना? हम जो ये फार्मूला है इसका एक एक केवल यूज़ बताएंगे, फाइव वन प्लस फाइव टू का फाइनाइट लेंथ के लिए, देखो। और काफ़ी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं आ सकता है। देखिए ज़रा, ये एक रेक्टेंगुलर वायर है ए बी सी डी, इसकी ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, ठीक। इसी से आप कई क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, ये फाइनाइट लेंथ है। इसमें हम करंट को जो है वो ये ले रहे हैं, क्या लिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज करंट ले लिए, समझ गए ना? ये करंट आई है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, यही आई करंट सर्कुलेट हो रही है, ओके। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर ओ पर। बनाए डायग्राम और लिखें कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। नहीं, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आएगा तो इस टाइप के जितने हैं, ट्रायंगल में हो, स्क्वायर में हो, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल लिया हमने, साइड चेंज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो। वैसे यहाँ क्या बनेगा अपवर्ड में, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा? करंट क्लॉक है, क्लॉक में क्या बनता है, साउथ, ठीक है ना। किधर होगा सेंटर पर? अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा या आउटसाइड? इनवर्ड होगा? नहीं, इनवर्ड ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ पर, देखो इधर, अगर ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्लोज्ड वायर है, ओके। ये क्लोज्ड वायर है सर्कुलर। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से लाइन निकलकर साउथ पर और अंदर होंगी साउथ टू नॉर्थ। तो जहां साउथ बन रहा है तो उसमें अंदर नॉर्थ की तरफ को लाइनें जाएंगी, साउथ में इनवर्ड होगा। आप समझ गए ना बात को? दूसरी चीज एक और बताएं, आप राइट हैंड पाम रूल से बताएं जरा। सीडी में करंट फ्लो हो रही है, रखो हाथ, ये देखो, थंब इनवर्ड, समझ में आ गई ना बात? दोनों से हमने मैच करा दिया कि साउथ बनेगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, समझ गए ना? चलो, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, ध्यान दिए रहना, पूछेंगे इसमें। बताओ क्या करें सबसे पहले, बोलो। हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, जरा देख लें। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, इस फार्मूले का यूज करना है। पहले आर बताओ कैसे निकालें, स्मॉल आर, करंट तो आई है, परपेंडिकुलर डालें, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। ये हम पॉइंट ले रहे हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू ओ से एम तक लेंथ होगी, कितनी होगी लेंथ अभिजीत? हाँ, लेंथ कितनी होगी? b/2, ठीक। अब क्या पता करना है, फाई वन और फाई टू।
कितने होंगे, फाई वन फाई टू कैसे निकालें अक्षर, फाई वन फाई टू कैसे निकाले जाए, इसको मिला दो, ये मिला दो, एक एंगल फाई वन होगा फाई टू, हाँ कोई सा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन हम निकालेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, और प्लस है। टोटल एंगल हो जाएगा, हमें अलग अलग एंगल चाहिए। अभिजीत कितना है ये, 45 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, अगर स्क्वायर होता तो 45 होता है, बात समझ गए ना, इसलिए 40 तो कैसे निकालें बोलो, साइन फाई वन साइन फाई टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बोलो जरा, एक दोनों इक्वल हैं, फाई और फाई है इक्वल हैं, ये तो कंफर्म है ना, ठीक है, बाइसेक्टर पॉइंट है, अभी लिखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एंगल अगर इक्वल होंगे तो 2 साइन फाई हो गया, दोनों ही इक्वल हैं, बोलो क्या डालें, ये फाई है ये भी फाई है, परपेंडिकुलर कितना है अभिजीत बताओ, फाई के सामने ये बताओ ना, परपेंडिकुलर कितना है, a/2, हाइपोटेनस बोलो, ओ भी तो है, लेकिन वैल्यू बताओ, a² / 4 + b² / 4, समझ में आ गई बात है, बताओ कि नहीं आया, ये a/2 है, ये b/2 है, तो दोनों का पाइथागोरस लगाओ तो ये आ जाएगा, समझ गए, चलो जरा बताना वैल्यू, ये a/2, इसका एलसीएम ले लो, आपका ए हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2 इधर, ये 4 का एलसीएम लेके 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा a² + b², जरा देखे रहे ना गलती ना हो, a/√, हाँ बिल्कुल, और अपान ए भी है, न्यूमरेटर में ए है ना, ठीक है ना, तो बताना जरा मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बना बी, ये वाला, अब फार्मूले में वैल्यू डालें हैं, μ0/4 पाई, ये डबल हो जाएगा, हाँ 2 ऊपर आ जाएगा, 2a/i √, r की जो वैल्यू है वो b/2 डालनी है, सॉरी i ऊपर है, तो ऐसा कर रहे हैं 2i, और ये वैल्यू हमने साइन फाई की पुटअप कर दी, डबल हो जाएगा, कंफर्म है ना, और वैल्यू डालें आर की कितनी है वैल्यू बोलो, b/2, तो ये 4 कर दें, ठीक है, ये 4 अगर चाहें तो कैंसिल भी हो सकते हैं ना, चलो कितनी आई वैल्यू बताना जरा, μ0 कोई फर्क नहीं है, वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, पाई b√a² + b², ठीक है ना, वहाँ डालनी नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी है ना, लेंथ तो दे नहीं रखी है, तो वैल्यू तो डालनी नहीं है, ये ए बी में ही आंसर जाएगा, आप समझ गए ना इस चीज़ को, ठीक, अब मुझे ये बता दो कि ड्यू टू वायर सी डी इसके इक्वल होगा या कुछ और आएगा, इक्वल आएगा, क्यों, अगर इसको आप मिलाएंगे यहाँ पर तो ये लेंथ भी b/2 होगी और ये वाले एंगल भी सेम होंगे, समझ गए ना, तो ये दोनों जो हैं, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो ड्यू टू वायर ए बी एंड कौन सा है वायर बोलो, सी डी वायर है, आ गई बात समझ में, अब हम निकालेंगे इसके ड्यू टू, किसके, देखो बी सी और बोलो डी ए, ठीक है ना, तो हम इसकी जो वैल्यू है, ये केवल एक वायर की, ये ध्यान रखना, इसको डबल करना है अभी बाद में, क्योंकि 4 वायर है ना, वो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, आप इसको बताएं, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम दूसरे वायर की वजह से, ठीक है, ये हमने अभी लिखा रहने दिया, ठीक है ना, चलो जरा बताना, अब वायर कौन सा लेंगे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी सी और डी ए, आप जरा डायरेक्ट बता दो, ये B1 ले रहे हैं, इसे B2 ले रहे, हाँ बोलो जरा डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट आंसर बोलो, यहाँ पर साइन फाई निकाल लोगे ना, बोलो अच्छा बता दो कितना होगा, R कितना होगा बोलो,
RA/2 हो जाएगा। अब जी समझ में आ रहा है? हाँ, साइन फाई कितना हो जाएगा बोलो? ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, 2 साइन फाई हो जाएगा ना? हाँ निकाल ले रहे हैं यार, ये B/2 है, ये A/2 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर साइन फाई इज इक्वल टू बोलो कितना होगा? B/2 परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो जाएगा A²/4 प्लस B²/4। कितना आएगा ये बोलो? B/√A² प्लस B²। समझ गए? उसमें A अपान आ रहा था, इसमें B अपान आ रहा है, ठीक है ना? अब बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब वैल्यू डाल दी जाए, बोलो इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। μ0/4 I अपान R की वैल्यू बोलो A/2, ठीक है, और 2B अपान, ये ट्वाइस क्यों आया समझ गए ना? A² B², ठीक है। अब इसको हम यहां लिख रहे हैं, ये आ रहा है ना उसमें, यहां पर बोर्ड ये, ठीक है। जरा बताओ क्या आएगा? μ0/π I, ऊपर B हो जाएगा और नीचे A हो जाएगा, √A² B²। आगे बात समझ में? ठीक है ना? आप जरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। B2 लिख लो डायरेक्ट। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बोलो। 4 वायर हैं, डबल करें पहले तो, क्योंकि इसके ड्यू टू आपने जो निकाला है ये सिंगल वायर के ड्यू टू था, इसको डबल कर दें और उसको भी डबल कर दें। बोलो कॉमन लो पहले, दोनों में क्या होगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं हमें, बोलो कॉमन। 2 कॉमन ले लें, दोनों में डबल हो जाएगा, ध्यान रखना। 2μ0π I, और कुछ कॉमन है? ये नहीं है कॉमन, A² प्लस B² है। बताओ यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? अभिजीत बोलो। म्यू0, फिर तुमने उठाया वो μ0, ट्वाइस क्यों आया समझ में आया? यहाँ 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो 2 को कॉमन ले लिया। आ रहा ना समझ में? μ0 यहाँ पर आ गया, पाई आपका दिया है, करंट कॉमन, ये एलसीएम ले लिया कॉमन, क्या बचेगा बोलो यहाँ से? जल्दी बोलो अभिजीत। ए बी की A/B? क्यों भाई? ये तो हमने ले लिया एलसीएम, न्यूमरेटर में A बचा, डिनोमिनेटर में B बचेगा, तो A/B बोलो ना। इसमें क्या बचेगा? B/A, ठीक है ना? इसको हटा दें। इससे आप फाइनाइट लेंथ के अगर ये क्वेश्चन सीख लिया तो सभी कैलकुलेशन कर लेंगे आप। 2μ0I π √A² प्लस B², एलसीएम लो, ये भी A², ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2μ0I √A² B² डिवाइडेड बाई, बोलो पाई AB। जरा चेक करो, यही है ना? रूट कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया ना? अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसको हम डायग्राम को हटा रहे हैं, आप बना चुके होंगे। देखो इसका यूज अगर कोई स्क्वायर वायर है तब भी बनेगा, उसमें तो सीधे 5 1 5 2 45 डालना है और आसान है, ठीक है ना? या कोई रेक्टेंगुलर वायर है, ये सब फाइनाइट लेंथ, ये भी क्वेश्चन है, लिखना नहीं रहे आप, कर लेंगे ना? क्या करेंगे? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसको मिला दो यहाँ परपेंडिकुलर, ये लेंथ निकाल लेंगे, ये काम कैलकुलेशन का है। फाई 1 निकालें, फाई 2 है, वो तो हमेशा पड़ेगा। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उससे वायर पर परपेंडिकुलर डालें। तो ट्रेंगुलर के, स्क्वायर के केस, ये काय का था? रेक्टेंगल, ये समझ गए होंगे आप, ये टिपिकल केस था, बाकी तुम्हें एंगल मिल जाएंगे सब में, ठीक है ना?
इक्विलेटरल ट्रायंगल में उनमें सभी में आपको एंगल मिल जाएंगे। समझ गए ना बात को? चलो जरा नेक्स्ट लिखें। मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखो जैसे ये है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वाइंडिंग है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना। ये जो है ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, किसी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है ये, समझ गए ना, ये ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये रेड कलर दिख रहा है ना आपको, ये वाइंडिंग है, मतलब इसमें वायर दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर ये कनेक्शन के लिए पॉइंट है, ठीक। इसमें 1 एम्पियर 10 एम्पियर जितनी भी आपको करंट फ्लो करानी है इसमें फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। ये हमारा, ये किसी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमें केवल ये सर्कुलर वायर देख रहा हूँ आपको, ठीक है। हमें इसके सेंटर पर मैग्नेट, आपने हेडिंग क्या डाला देखें, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, हमें इसके सेंटर पर निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। यही कॉइल है, अगर आपकी तरफ से करंट अगर एंटी क्लॉक हो तो ये क्या बनेगा, बोलो, नॉर्थ, रट के रखो ना, एंटी क्लॉक में नॉर्थ और क्लॉकवाइज में साउथ। अगर इधर नॉर्थ तो इस तरफ साउथ, अच्छी तरह समझ लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे निकल कर, नॉर्थ है मान लो, ये एंटी क्लॉक करंट है आपकी तरफ से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल कर इधर आएंगी, साउथ अंदर होंगी, साउथ टू नॉर्थ। जो यहाँ पर होती हैं लाइनें, अगर आप 10th की बुक या अपनी बुक देखना, उसमें इनकी लाइन बनी हुई होती हैं, तो यहाँ पर जो लाइन है वो थोड़ी यहीं पर टर्न हो जाती है, यहाँ की लाइनें नॉर्थ से निकल कर इधर आ जाएंगी, सेंटर में थोड़ी दूर तक जाता है, समझ गए ना बात। दो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, एक सेंटर पर है और एक एक्सिस पर है, ठीक। एक्सिस का मतलब ये सेंटर है, इसके आगे यहाँ पर, ठीक, किसी भी पॉइंट पर फील्ड किधर, यहाँ पर कैसा होगा, सेंटर को स्ट्रेट जाएगा, यहाँ निकालना है। अब जरा एक बात समझें, इसमें इसकी अभी जब थ्योरी आप लिखेंगे उसमें इसका काम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक, करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ये है, जरा मुझे बताना, अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है करंट का, तो क्या बोलेंगे, टेंजेंट डालेंगे, किसी भी कर्व में टेंजेंट, ठीक, ये डाला टेंजेंट, ये ओके। अब इसमें डायरेक्शन किधर है करंट का, इस तरफ है, ठीक। यहाँ पर डायरेक्शन किधर करंट का, टेंजेंट इधर को, समझ गए ना, यहाँ डायरेक्शन इस तरफ। अब जरा देखना, हमें कहाँ फील्ड निकालना है, सेंटर पर। बायो सेवर्ट लॉ में आर आता है, आर क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, समझ गए ना, ये आर होगा, रेडियस का काम करेगा आर, बात समझ गए ना। अब तुम ये बता दो, आइडियल इसके अलोंग है और आर ये है, दोनों के बीच में एंगल 90, परमानेंट 90 है, चेक करो, यहाँ आइडियल ये होगा और हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी परमानेंट 90। यानी यहाँ पर जो आप बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला लिखेंगे, क्या है फार्मूला, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसमें थीटा परमानेंट 90 है, समझ गए ना बात। और आर यहाँ पर क्या होगा, रेडियस का काम करेगा। यही सर्कुलर वायर है, इसके दो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। करंट आपकी मर्जी है, आप हाँ बोलो। ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया, ये मैग्नेटोमीटर वगैरह था वो जिसका पार्ट है, ये हट गया, ठीक है ना। फिलहाल आगे है, अभी नहीं है सिलेबस में, मतलब हटा दिया। देखिए ये करंट कैरिंग कॉइल, हमने करंट किधर ले ली डायरेक्शन, बोलो, क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज का मतलब ये साउथ बनेगा सामने, ठीक है ना। करंट हमने क्लॉकवाइज ले ली, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ में यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले लें, आइडियल, इसका डायरेक्शन इधर होगा और आर ये होगा, आर हमने कैपिटल ले लिया रेडियस,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा आपका परमानेंट 90, हमने थीटा आपको डायग्राम से भी उससे समझा दिया कि परमानेंट एंगल 90 रहेगा। समझ गए ना? डेरिवेशन ठीक से समझना, ये बोर्ड में आता है। आपने डायग्राम बना लिया, सेंटर इसका वो है, बना लिया, लिखिए फटाफट। देखिए, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ। ऐसे थ्योरी बना के लिखी जाती है डायग्राम में, लर्न नहीं करी जाए, ठीक है ना? लर्न नहीं करना। विथ सेंटर ओ laying with its plane in the plane of paper, laying with its plane in the plane of paper, let I be the current flowing in the coil लिखा, क्या लिखा? let I be the current flowing in the coil, suppose circular coil, suppose circular coil is made of, suppose circular coil is made of a large number of current element, large number of current element each of length dl, each of length dl, यानी कि पूरे सर्कुलर वायर को dl के लेंथ में स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? अब नेक्स्ट लाइन से लिखना, आईडीएल अगर लेते हैं साथ साथ तो बना लेते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड में हट जाएगा, ठीक है ना? लिखिए, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, according to बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में बी पर वेक्टर लगा के लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी नोट करना हो तो बी लिखिए और एरो लगा दो, शॉर्ट हो जाएगा। क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये आसान है डेरिवेशन। आप अगर चाहें तो वेक्टर फॉर्म लिखना, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेना। क्या होता है वेक्टर फॉर्म? आई डी एल, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन, बोलो स्क्वायर लिखें, क्यों स्क्वायर, इसको ओपन कर दो डीबी को, तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना? आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं बोर्ड में अगर लिखना चाहें। कौन सा? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर, ठीक है ना? हमने यहाँ पर चलो फार्मूले में स्मॉल आर लिख दिया है, लेकिन हमने वहाँ रेडियस में कैपिटल आर ले लिया, हम अब बाद में कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है ना? या वहां पर भी आपने वहां थ्योरी में क्या लिखा है? स्मॉल आर की कैपिटल आर? कैपिटल आर लिखा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दें कैपिटल आर, चलो, नहीं तो हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर डालना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखा है एंगल बिटवीन, अब डालेंगे 90, अभी तो फार्मूला, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया है, ओके? नीचे लिखें फार्मूला, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर 90 डिग्री, हेंस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जरूरत नहीं लिखने की, वो तो परमानेंट होता ही है 90 वहां पर है, ठीक है ना? डायरेक्शन आप किधर होगा डीबी का? नीचे लिखें डायरेक्शन ऑफ डीबी
इज परपेंडिकुलर, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था उसमें कि आइडियल साइन थीटा था, तो उसमें थीटा यहाँ पर परमानेंट 90 है, ये वाला एंगल आपका परमानेंट 90 है, ठीक है ना। तो साइन 91 होगा, इसलिए आपका ये फार्मूला डी बी बन गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर डी एल। अब आप उसमें नोट करें, ये आपने लिख लिया होगा कि एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पर परमानेंट 90 होगा, और डायरेक्शन ऑफ डी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट लूप है एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। यहाँ पर जो करंट किधर है आपकी, क्लॉकवाइज, इसलिए साउथ बनेगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, क्योंकि इसका जो लोअर फेस है वो नॉर्थ बनाएगा, साउथ में हमेशा इनवर्ड, नॉर्थ में आउटवर्ड। ये क्लॉकवाइज है इसलिए साउथ बनेगा, अपवर्ड पोर्शन। ये लूप है, जैसे ये लूप है हमारा, ये लूप अगर यहाँ रखते हैं, इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ इस जगह पर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ से लाइनें ये आएंगी और इधर आएंगी साउथ पर, और यहाँ इनवर्ड होगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि साउथ में इनवर्ड होता है। तो ये आपने नोट किया होगा कि डायरेक्शन ऑफ डी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट लूप है एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड है। अब हम जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट हो रहा है ये ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल करंट एलिमेंट हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप इंटीग्रेशन कर दें डी बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। अब डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो डी एल को सम करते जाएं तो ये 2 पाई आर के इक्वल होगा। आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज द टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, इट मीन्स डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप 2 पाई आर पुटअप कर दें, जब dB का इंटीग्रेशन b होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, इसमें पुटअप करें 2 पाई आर, आर आपका कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आर को कैंसिल कर लें तो 2 पाई आई ओवर आर। ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप चाहें तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, पाई कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटअप करने में इसमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो इसी फॉर्म में लर्न करें तो बेटर होगा फार्मूला, ठीक है, ओके।